हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरल बायोलॉजी क्लासेस में आज जो टॉपिक है वो कक्षा 9 विज्ञान का, जिसमें पार्ट पहला है भौतिक विज्ञान। देखिए, आपको मालूम होगा कि जो हमारा विज्ञान है, ये सिलेबस के हिसाब से देखें तो वो आपका 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें से आज हम जो पहला भाग है, यानी पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपको भौतिक विज्ञान है, इसको इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है। PHYSICS, फिजिक्स। यह है कार्बनिक यौगिकों को अध्ययन करने के लिए एक शाखा बनाई गई वैज्ञानिकों के माध्यम से, जिसे बोला गया भौतिक विज्ञान। जैसे आपको द्रवों का अध्ययन करने के लिए, समझिए बात को, द्रवों का अध्ययन करने के लिए आपका रासायन विज्ञान है, जीवों का अध्ययन करने के लिए आपका जीव विज्ञान है। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने के लिए हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला शब्द आता है कि भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यहां लिखे गए भौतिक, लिखिए भौतिक विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त का मतलब है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है, छोटे शब्दों में। तो पहला मुख्य बिंदु है, पहला आता है आपका कि भौतिक विज्ञान भौतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? किस वैज्ञानिक ने? उत्तर आएगा आपका अरस्त। किसने किया? अरस्त। अगला पॉइंट है अरस्तु ने भौतिक शब्द का प्रयोग कब किया? तो आज से, उत्तर आएगा आपका आज से लगभग 350 ईसा वर्ष पूर्व, यानी यहां पर आपको बताया गया कि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने भौतिक शब्द का प्रयोग कब किया? आज से लगभग 350 ईसा वर्ष पूर्व अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने भौतिक शब्द का प्रयोग किया। और किस शब्द का प्रयोग किया, आपको बता सकता है? अरस्तु ने नहीं, जीव विज्ञान का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था शब्द है वो लेमार्क तथा ट्रेनिवेनस ने।
जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविवेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये भौतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। आया समझ में? आगे देखिए। सर आपने किसके लिए की लिखी है? किस लगे? ये प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? किस वैज्ञानिक ना? यानी किस वैज्ञानिक ने किया? उसका नाम था क्या? अरस्तु। ठीक, तो अरस्तु ने और दूसरा क्या काम किया था, कोई बता सकता है? अरस्तु ने दूसरा क्या काम किया था? अभी हम लोग पढ़ गए। अरस्तु ने दूसरा क्या काम किया था? खोज की थी। किस चीज की? भोजन करने की। भौतिक विज्ञान की खोज। नहीं, भौतिक विज्ञान खोज नहीं किसने, सिर्फ इसने भौतिक शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु ने सिर्फ भौतिक शब्द का प्रयोग किया, ना कि भौतिक की खोज की। भौतिक की खोज की थी आपके आइजैक न्यूटन तथा उसने मैकलिन ने। अभी आगे बता रहा है, देखा था ना? आगे देखो। अगला पॉइंट कह रहा है 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का वर्णन किया। किसने? मैक्सवेल। मैक्सवेल कौन था? एक बहुत मतलब वैज्ञानिक था। ये आपके फ्रांसीसी देश से संबंध रखता था। ठीक, तो उसने क्या किया? 19वीं शताब्दी में चुंबकत्व का क्या किया? वर्णन किया। चुंबकत्व क्या होता है, कोई जानता है? चुंबकत्व का मतलब ये है कि जो चुंबकों के माध्यम से आकर्षण प्रतिकर्षण क्रिया होती है, उसको इसने परिभाषित किया। चुंबक में क्या होता है? चुंबक पे इस प्रकार से मैग्नेट होता है ना? मान लो ये है, ठीक, तो ये कैसा है? धन का है, ये धन का, ये ऋण का, ये ऋण का। अब जब ये क्या होगा? जब धन, सॉरी इस तरफ आएगा, ठीक, जब ये धन का होगा, क्या होगा? जुड़ेगा। ऋण का होगा तो जुड़ेगा। ठीक, ये धन ऋण का आ रहा तो आपस में जुड़ेगा नहीं, दूर भगेगा। आपस में फिर नहीं जुड़ेगा। ठीक, जैसे बचपन में आप लोग खेल करते थे, है ना? कहते हैं हम जादू कर रहे हैं तो इसको दूर भगाएंगे बीच को, तो एक चुंबक में छोटा टुकड़ा लेते हैं, एक और लोग लेते हैं, तो उसके पीछे लगा देते हैं, तो आगे वाला भागता है, पीछे वाला उसके दो पीछे दौड़ता है, होता है। तो ये इसी कारण होता है, ये इसी कारण से। अब ये क्या कर? आकर्षण नहीं कर रहा, प्रतिकर्षण कर रहा है। आकर्षण करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या कर रहा? प्रतिकर्षण कर रहा तो एक दूसरे से दूर भाग। ठीक, तो इसके मतलब सिद्धांत को इसने क्या किया? वर्णन किया, प्रतिपादित किया। अगला 20वीं शताब्दी में अगला वैज्ञानिक आपका क्या था? 20वीं शताब्दी में एक और वैज्ञानिक आया आपका, आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। ठीक, इसने क्या कहा? इसने परमाणु
से संबंधित, परमाणु से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। यानी जो आपके परमाणु हैं उनकी क्रिया को इसने बताया कि जो परमाणु होते हैं किस प्रकार से आपस में क्रिया करते हैं और कौन सा परमाणु आपस में सक्रिय रहता है और कौन सा परमाणु आपस में निष्क्रिय रहता है, उस सिद्धांत को इसने बताया, यानी परिभाषित किया। अगला देखिए, नोट कर रहे हो? ये आपका चल क्या रहा है, कोई बता सकता किस क्या चल रहा है? नहीं, फिजिक्स तो चल रहा है। फिजिक्स में क्या चल रहा है? इसके बारे में बताया संबंधित सिद्धांत आपको बताया जा रहा है भौतिक विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। अब संक्षिप्त शब्द क्यों? कि छोटे शब्दों में बताया जा रहा है, ज्यादा विस्तार से नहीं बताया जा रहा। फिर जो आपकी 17वीं शताब्दी है, कौन सी? 17वीं शताब्दी, इसे वैज्ञानिक क्या बोला गया? वैज्ञानिक क्रांति बोला गया। क्या बोला गया? वैज्ञानिक क्रांति। इस समय क्या होता है, इसको वैज्ञानिक क्रांति क्यों बोला गया? क्योंकि इसी समय बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान से, यानी जितने भी आपकी शाखाएं हैं उन शाखाओं से संबंधित ढेर सारे वैज्ञानिकों ने, कई सारे मतलब वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। कोई वैज्ञानिक आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको वो दे रहा है, ठीक, और कोई दे रहा है आपको बायो से संबंधित सिद्धांत, और कोई आपको फिजिक्स से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। तो इसीलिए इसको 17वीं शताब्दी को बोला गया, क्या बोला गया? वैज्ञानिक क्रांति। अब वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से विकास क्या मिला आपको? वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से विकास क्या मिला? जो देखो आपके इस क्षेत्र में, परिक्षेत्र में जो भी वस्तु आपको प्राकृतिक नहीं दिख रही है, नेचुरली नहीं दिख रही, कैसे दिख रही है? आर्टिफिशियल दिख रही है। वो सब किसके माध्यम से दिखाई दे रही है? किसके माध्यम से? मान लो आप ये छोटा पंखा लिए घूम रहे हो, तो ये किसकी देन है? तो पापा की, हमारी, भगवान की है, मीशो की देन है। अरे मीशो ने आपको तो डिलीवर किया है, ना कि उसने उसको प्रोडक्ट किया है। समझ पा रहे हो? तो इस यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, यानी पी, फिजिक्स यानी भौतिक शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फुकेस, नहीं फुसके, किससे? फुसके, ठीक, फुसके से हुई है। अच्छा, फुसके का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में? फुसके का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है फुसफुसाना नहीं, जिसका अर्थ प्रकृति, क्या होता है? प्रकृति या उत्पत्ति, प्रकृति या उत्पत्ति है। ये आपकी फिजिक्स है, ये है, ये आपकी फिजिक्स है।
इसे नोट करो। कर लिया सर। अच्छा, फादर ऑफ फिजिक्स को कौन है? पिता इसके हम्म, अरस्तु। किसके? मैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की। नहीं नहीं अरस्तु नहीं है, न्यूटन और एक और है आपने बताया आइजैक और न्यूटन ने की थी। उसका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। हाँ, पूरा नाम उसका आइजैक न्यूटन। चलो आगे देखो। अब देखिए, भौतिक विज्ञान दो भागों में बांटा है यहाँ पर। यानी भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है कार्बनिक भौतिक, और दूसरा है आपका अकार्बनिक मेंटल संदर्भ, अकार्बनिक भौतिक। पहला क्या है? कार्बनिक भौतिक। दूसरा? अकार्बनिक। अब देखो, अब यहाँ पर इसके जो साइंटिस्ट हैं, यानी खोजकर्ता, फादर ऑफ फिजिक्स, वो है आपके न्यूटन या आइजैक न्यूटन को लिख सकते हैं। पूरा लिख देना, आइजैक न्यूटन। ठीक, इसके अकार्बनिक के हैं फ्रेडरिक बोहलर। फ्रेडरिक बोहलर, ठीक। और उसके हैं आपके ओस्टवाल्ड। क्या है? ओस्टवाल्ड। यानी जो आपकी अकार्बनिक फिजिक्स है या इनऑर्गेनिक फिजिक्स, वो है आपके जनक कौन है? ओस्टवाल्ड। इस वैज्ञानिक से संबंधित कई नियम प्रतिपादित है। ओस्टवाल्ड टिप्पो का नियम बताइए क्या होता है? ओस्टवाल्ड का नियम क्या है? ठीक, तो ये इसके अकार्बनिक, और ये कौन है? फ्रेडरिक बोहलर कौन है? कार्बनिक भौतिक के जनक है। ठीक, अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि जो आपके आइजैक न्यूटन ने 3 नियम प्रस्तुत किए। कौन से? 3 नियम गति से संबंधित। किससे संबंधित? गति से। अच्छा, गति का मतलब मोशन ना, है ना? मोशन आपको जो पहला लेसन है ना, मोशन यानी गति। तो बताइए, गति की खोज किसने की थी? गति की खोज किसने की? चलो बता रहे हैं। गति की खोज, अरे सीधे सीधे आपको बताया गया अभी कि गति के 3 नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किए। गति के 3 नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किए। तो भाई, जो जिस चीज को प्रस्तुत करेगा, निकालेगा, बनाएगा, तो वही तो उसका जनक होगा। अब आया माइंड में? न्यूटन। इसका मतलब आपको माइंड है न्यूटन है की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। अभी हम लिखेंगे हेडिंग, गति संबंधी न्यूटन के 3 नियम। क्या लिखेंगे? गति संबंधी गति संबंधी न्यूटन के 3 नियम। क्या है?
तीन नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। इसमें इसने क्या बोला है? इसने बोला एक वस्तु जब तक विरामावस्था में रहती है तब तक विरामावस्था में रहती है। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कब तक रहेगी? जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस नियम की क्या बोला? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या बोल रहा है? कह रहा है एक वस्तु जब तक विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। विरामावस्था में रहती है तब तक विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब होता है वो स्थिर है। विराम विराम का मतलब क्या होता है? रुकी हुई। ठीक, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक, आपके किस अवस्था में? विराम अवस्था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? पीछे से धक्का दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। पीछे से क्या दे रहे हैं? इसको बल दे रहे हैं। तो क्या आगे गति कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? अभी देखो हमारे यहाँ पर रखी है, ठीक, अब देखो आगे बढ़ रही है, कितनी इधर आ गई। तो अब ये क्या हम पीछे से क्या दे रहे हैं? बल, यानी बाहरी बल। हम जो अपने शरीर के माध्यम से दे रहे हैं तो वो कौन सा बल हुआ? बाहरी बल। अब इस बाहरी बल के माध्यम से क्यों ये वस्तु विस्थापित हो रही है? क्या हो रही? विस्थापित हो रही। विस्थापित का मतलब जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, पहुंच जाती है, उसको हम विस्थापन या विस्थापित कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया। जैसे यहाँ पर है, ठीक, इसको ऐसे पहुंचा तो धक्का देकर, जैसे मम्मी ने आपको धक्का देकर यहाँ पहुंचा दिया, आप विस्थापन हो गए। ठीक, हम यहाँ से धक्का दें आप घर पहुंचोगे। हाँ, ठीक है। आगे देखो, ये लिखा आप लोगों ने? नोट करिए। कौन सा नियम था ये? अगला देखो, दूसरा नियम है आपका समानुपाती नियम। समानुपाती का नियम। इसमें कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के त्वरण के समानुपाती
त्वरण के समानुपाती होती है। तीसरा नियम, इसमें कह रहा है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान हुआ एक विपरीत सही समझिए क्रिया होती है। एक समान व एक विपरीत क्रिया होती है। इसका मतलब ये रहा, वही घर्षण के नियम से संबंधित है आपका, एक समान विपरीत क्रिया होती है। देखो हम एक जितना इस पीछे से हम पद इसको आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, तो उतने नीचे वाला जो पार्ट है इसको पीछे करने के लिए बल लगा रहा है। ये घर्षण के नियम से संबंधित है। ये जो है ठीक, ये घर्षण से यानी गति किसमें आता है? घर्षण में ही आता है गति। सर ये किस चीज का नियम? घर्षण का नियम? ये गति का नियम है। ये तीसरा नियम है न्यूटन ने जो प्रस्तुत किया है, ठीक, ये गति का नियम है। गति का पहला नियम आपको बता दिया गया, दूसरा नियम बता दिया गया, तीसरा बता दिया, तीनों नियम गति के आपको बता दिए गए। अब इसमें क्या देखो, कोई दिक्कत? तो गति के नाम का नियम से तो आपने फर्स्ट वाला बोला जड़त्व का नियम और दूसरा समानुपाती का नियम, ये वाला। हाँ तो ये क्या आपने बताया? घर्षण का नियम। ठीक, अब घर्षण, ठीक, अब इसमें एक प्रतिकर्षण क्रिया होती है, एक आकर्षण क्रिया होती है। अब जैसे अब ये कर रहा है, एक समान पर विपरीत कार्य कर रहा है। जैसे हाथ, ये हमारे हाथ में रखा है, तो जितना हम दाब इसको आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, उतने दाब इसको पीछे बढ़ाने के लिए लगा रहा है। यानी जैसे आपको ग्रेविटी में बताया जाता है कि वस्तु को जितने ऊपर फेंको वो उतने दुगने प्रेशर से नीचे आती है। तो कारण क्या रहा? जैसे मान लो हमने 10 न्यूटन का बल लगाकर फेंका उसको, ठीक, तो वापस कितने न्यूटन से आएगी? 20 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 9.8 ये क्या है? अब ग्रेविटी फोर्स कार्य करता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो ये आपका टॉपिक था गति के नियम से संबंधित। अब अगली जो क्लास होगी वो आपकी इसी के आगे गति की परिभाषा और प्रकार बताया जाएगा।